मुझे लगता है इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन जो भी हो रहा है, that is not just related only to the education sphere, that is related to the overall economy. पहले मैं एक I want to mention a general conceptual issue. आज़ादी की लड़ाई में जब गांधी जी ने छात्रों से कहा कि भाई आप लोग स्कूल और कॉलेज छोड़कर आ जाइए और ये लड़ाई ज्वाइन कीजिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी से कहा था कि आप क्या कह रहे हैं, हमारे देश में इतने कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, अगर उनमें से जो भी कुछ कम लोग पढ़ रहे हैं, आप अगर उनसे कहेंगे कि भाई आप पढ़ाई छोड़ दो, तो ये देश के लिए कैसे अच्छा है। तो गांधी जी ने उसके रिप्लाई में कहा था कि जो पढ़ाई हो रही है अभी, जो ये लोग सीख रहे हैं, ये सिर्फ इनको सर्विटर्स ऑफ द ब्रिटिश राज बनाने के लिए हो रही है। दे हैव टू लर्न समथिंग डिफरेंट। अगर लोगों के सर्विस में उनको आना है, तो जो शिक्षा उन्हें होनी चाहिए वो इन कॉलेजेस में नहीं दी जा रही है। तो यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट गांधी जी वाज मेकिंग, दैट एजुकेशन कोई आलू या प्याज जैसी चीज नहीं है, एक होमोजेनियस चीज नहीं है कि आपने ज्यादा दिया आपने कम दिया, ये नहीं। एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन चाहिए, हार्वर्ड में जो एजुकेशन दी जा रही है, वो एक नहीं है, वो आइडेंटिकल नहीं है। हमारे यहाँ मुझे लगता है कोई भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो, उसको जानना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी कौन थे, उन्होंने क्या कहा, देश में कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट रहा, नौरोजी ने उसको कैसे एनालाइज किया। लेकिन हार्वर्ड में तो किसी ने नौरोजी का नाम नहीं सुना होगा। तो अगर हम हार्वर्ड का सिलेबस यहाँ अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अपने इतिहास के बारे में बिल्कुल इग्नोरेंट रखेंगे। अब ये इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि whatever education is given here has to be specific to the requirements of this country, to the requirements of these people. एंटोनियो ग्रामशी, जिनके बारे में पहले जिक्र किया गया है, एंटोनियो ग्रामशी का एक कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ये आप ऐसा है कि आप गांधी जी के जो वक्तव्य थे उनको आई कैन ट्रांसलेट इन ग्रामशियन लैंग्वेज, कि ये जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम्स में जो एजुकेशन दिया जा रहा है, दैट इज टू क्रिएट ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स ऑफ कॉलोनियल रूल। हमें चाहिए टू क्रिएट ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द फ्री पीपल ऑफ इंडिया। अब ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स ऑफ फ्री पीपल ऑफ इंडिया, उनको क्या सिलेबस होना चाहिए, कैसे उनको तैयार किया जाना चाहिए, दैट ऑफ कोर्स वाज द एसेंशियल पॉइंट। लेकिन the fact that the task of education policy in India must be to create the organic intellectuals of the free people of India, this is what Gandhiji had emphasized. Now, my fundamental problem with the new education policy is that this basic point is missed there. ये जो बेसिक पॉइंट है इंडिपेंडेंस के बाद, इसका काफी इट वाज रियलाइज्ड इन द कंट्री, इट वाज रियलाइज्ड। जब मैं स्टूडेंट था, मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ता था, उसमें जो पढ़ाया जाता था दैट वाज नॉट द सेम एज व्हाट इज टॉट इन हार्वर्ड। वो अलग था, इट वाज क्रिटिकल ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो लिखा गया है, इसका बेसिस ये है कि हार्वर्ड में जो पढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाना चाहिए, दैट इज द सेम। अब ये प्रॉब्लम है
क्यों? Why is it being said the same? Why is it being considered the same? क्योंकि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका उद्देश्य है टू क्रिएट ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स फॉर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल। इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल यहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, वियतनाम में कर सकती है, इंडोनेशिया में कर सकती है। इसीलिए अब हमें चाहिए, हमें उनको अट्रैक्ट करना है। अगर हमें डेवलप करना है तो आजकल जो थिंकिंग ये है कि उनको अट्रैक्ट करना है। अगर उनको अट्रैक्ट करना है तो हम वो नौरोजी पढ़ाएंगे तो वो नहीं आएंगे। तो हमें इसीलिए उनको अगर अट्रैक्ट करना है तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करना चाहिए जो कि who would actually internalize, जो हार्वर्ड में पढ़ाया जा रहा है, जो कैम्ब्रिज में पढ़ाया जा रहा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, वही यहाँ भी पढ़ाया जाए तो वो अट्रैक्टेड होंगे। जितना ज्यादा हमारे यहाँ सिलेबस उनसे मिलता हो उतना ज्यादा अट्रैक्टेड वो होंगे हमारे यहाँ आने के लिए। इसीलिए द होल आइडिया जो मैंने कहा जो एजुकेशन स्फीयर में हो रहा है वो एक्चुअली जो इकोनॉमिक और मोर जनरली जो हो रहा है उसका एक रिफ्लेक्शन है, उसका प्रतिबिंब है। तो हम जब एजुकेशन का व्हेन वी क्रिटिसाइज इट, जब हम गांधी जी का विजन of creating, उन्होंने तो ऐसे कहा नहीं लेकिन my attribution of creating organic intellectuals of the free people of India, हम अगर एजुकेशन का उद्देश्य वैसा रखें और रखना भी चाहिए, जरूरी है। अगर हम एजुकेशन का उद्देश्य वैसे रखें तो उसके कई सारे इम्प्लीकेशंस हैं। पहला इम्प्लीकेशन तो यह है एजुकेशन एक पब्लिक स्फीयर में होना चाहिए। एजुकेशन फिलैंथ्रोपिक ठीक है, जो लोग करते हैं तो करने दीजिए, लेकिन फिलैंथ्रोपिक आप तो किसी को ये फोर्स नहीं कर सकते हैं कि भाई तुम फिलैंथ्रोपिक बनो, तो उससे जितना आता है आने दीजिए। बट बाकी फंडामेंटली एजुकेशन सिस्टम शुड बी अ पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। अब जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के लिए जैसे प्रवीण ने कहा 6% ऑफ जीडीपी वगैरह जो टारगेट रखे गए हैं, वो टारगेट्स अभी तक नहीं फिल्ड हुए और फिल्ड होने की भी कोई संभावना नहीं है। बल्कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो तो पूरी तरह से एक एक्सक्लूशन हो रहा है। आम लोग एजुकेशन सिस्टम से एक्सक्लूडेड हो रहे हैं। स्कूल्स में देयर वाज दिस प्रपोजल कि वो राइट टू एजुकेशन हमने किया और वो स्कूल में बच्चों को खींचने की कोशिश की, लेकिन अभी भी आप दिल्ली में जाइए, कोई भी ट्रैफिक लाइट पर आपको मिलेंगे बच्चे, वो आके गाड़ी के वो साफ करते हैं विंड स्क्रीन। क्यों? तो जो वो विजन भी अच्छा विजन था, लेकिन वो विजन भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि ऑर्डिनरी पीपल्स चिल्ड्रन गोइंग देयर। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच एनकरेजेस प्राइवेटाइजेशन, विच एनकरेजेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कमिंग एंड सेटिंग अप हियर, टीचिंग देयर ओन सिलेबाई, ये बिल्कुल दिस इज कंप्लीटली ऑपोज्ड to the perception of education that our founding fathers of the country had, the father of the nation had, that Gandhi ji had, that independence के बाद जो विजन था ये इसके खिलाफ है। तो अगर हम प्रवीण ने कहा कि संघर्ष चाहिए, संघर्ष बिल्कुल चाहिए, पर ये ऐसा है कि जब मैं ये कहता हूं लोग मुझसे पूछते हैं तो क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए लोगों के लिए? अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आप कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे? अगर वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इंडोनेशिया जाएंगे, हमारे यहाँ नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ हमारे यहाँ नौकरी नहीं बढ़ेंगे। अगर नौकरी नहीं बढ़ेंगे तो लोगों को आप कैसे एम्प्लॉयमेंट देंगे? I would like to say that education reform must begin with separating education from employment. यानी कि there has to be a right to employment.
स्टेट, राष्ट्र हर एक को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मस्ट बी कंपेल्ड, इट मस्ट बी राइट टू एम्प्लॉयमेंट दैट हैज टू बी गारंटीड। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर वेरियस फंडामेंटल राइट्स, देयर हैज टू बी अ फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट। इफ बाय चांस आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, in that case you should be paid a full wage, you should be paid a full wage, क्योंकि इसके पीछे the philosophy behind it is that अगर मैं बेकार हूं तो ये मेरा कोई दोष नहीं है, this is a दोष of the system। the system अगर मुझे नौकरी नहीं दे सकती है, then that system is culpable, so the system must pay for its crime by giving me a full wage। तो एक राइट टू एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही जरूरी है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट अगर हो तो लोग एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, वो फिर कोटा जाने की जरूरत नहीं है, तो दे कैन थिंक, रिलेट टू थिंग्स, थिंक क्रिएटिवली। वो जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में अपार्ट फ्रॉम ए फ्यू प्लेसेस जो मिसिंग है उसको हम जोड़ सकते हैं। अब राइट टू एम्प्लॉयमेंट आप कहेंगे बड़ी चीज है, हाउ कैन यू से राइट टू एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए पैसे कहां से आएंगे। और हम लोगों ने एक कैलकुलेशन की, अगर हम 5 फंडामेंटल इकोनॉमिक राइट जोड़ना चाहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, right to free universal education, right to free universal health care, जैसे नेशनल हेल्थ सर्विस है ब्रिटेन में, जैसे सोवियत यूनियन में हुआ करता था, कंप्लीटली फ्री हेल्थ केयर, एंड राइट टू ओल्ड एज पेंशन एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। अगर हम ये 5 फंडामेंटल इकोनॉमिक राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ना चाहें तो उसके लिए अभी कुछ खर्चा हो रहे हैं इन चीजों पर। इन एडिशन उसके लिए हमारे जीडीपी के 10% एडिशनल चाहिए। अब 10% एडिशनल अगर आप उस पर स्पेंड करना चाहते हैं तो 10% एडिशनल टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं है, वो 7 या 6.5% से चलता है। इकोनॉमिक्स में एक थियरी है मल्टीप्लायर, आप जब खर्चा करते हैं उसमें से कुछ टैक्स के रूप में आपके पास आ जाता है, फिर आप उसको खर्चा कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको 10% खर्चा करना है तो आप 7% या ऐसा कुछ एडिशनल टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइज करने की जरूरत है। ये जो 7% एक्स्ट्रा मोबिलाइज करने की जरूरत है वो आप सिर्फ 2 टैक्सेस से निकाल सकते हैं, और 2 टैक्सेस लेविड ऑन ओनली 1% ऑफ पॉपुलेशन। ऊपर के 1% जो है हमारा पॉपुलेशन, उनके ऊपर आप 2 टैक्स बिठाइए, आपको ये 7% ऑफ जीडीपी मिलेंगे। एक तो है वेल्थ टैक्स, 2% वेल्थ टैक्स, यानी कि आपका वेल्थ जो भी हो उसका 2% वेल्थ टैक्स आपको देना पड़ेगा। दूसरा है इनहेरिटेंस टैक्स। हमारे यहाँ इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, एक कैपिटलिज्म का एक फिलॉसफी है कि भाई कैपिटलिस्ट को इतने पैसे क्यों मिलते हैं। वो फिलॉसफी कहता है, जो उन्हीं का है, कि उनके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। और कैपिटलिस्ट के पास स्पेशल एबिलिटी है, अडानी के पास कोई स्पेशल एबिलिटी है जो आपके पास नहीं है, इसीलिए वो इतना रिच है। अंबानी के पास कोई स्पेशल एबिलिटी है, चलो इसको मान लेते, लेट अस एक्सेप्ट इट। लेकिन उसके बेटे के पास अगर वो स्पेशल एबिलिटी है, उसको तो दिखाना पड़ेगा, ही हैज टू प्रूव दैट हिज सन हैज अ स्पेशल एबिलिटी। इसीलिए इन ऑल एडवांस्ड कंट्रीज देयर इज एन इनहेरिटेंस टैक्स। वो डेथ ड्यूटी के रूप में लिया जाता है एट द एंड ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। जापान में 55% इज द डेथ ड्यूटी, यानी कि अगर इफ सम रिच मैन डाइज, उसके 55% ऑफ हिज प्रॉपर्टी इज टेकन ओवर बाय द स्टेट। अमेरिका और ब्रिटेन में 40% ऑफ हिज प्रॉपर्टी इज टेकन ओवर बाय द स्टेट। हमारे यहाँ 0।
मैं कह रहा हूं कि अगर 1% ऊपर की जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर आप 1/3, यानी कि अगर आपका 100 रुपए है प्रॉपर्टी, उसमें से आप 33 रुपए ले लीजिए, व्हेन द पर्सन यू जस्ट टेक इट एवरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ, यू कैन टेक इट एट जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है आप 1/3 ले लीजिए। ये दोनों टैक्सेस से you can finance 5 of these fundamental rights। तो ये जो right to employment है, ये right to employment हम ज़रूर दे सकते हैं देश में, अगर हमारे यहाँ, जैसे प्रवीण ने कहा, ये political will है, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। अब बिहार की बात है, ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि भाई बिहार कैन नॉट इम्पोज दिस टैक्सेस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट कैन इम्पोज these टैक्सेस। व्हाट कैन बी डन इन अ स्टेट? बहुत कुछ चीजें हो सकती है। वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी डन इज दैट ऑलरेडी जितना भी खर्चा हो रहा है एजुकेशन के ऊपर, आप यू इंसिस्ट these खर्चे से स्कूल और कॉलेजेस एक्चुअली प्रॉपरली रन। फॉर इंस्टेंस टीचर्स आर एम्प्लॉयड इन स्कूल्स वगैरह वगैरह। द सेकेंड थिंग दैट द खर्चा जो हो रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप यू नो दैट ठीक है, आप राइट टू एम्प्लॉयमेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम करिए जिससे पढ़े लिखे लोग भी कैन बी एम्प्लॉयड। मैंने एक बार स्टिग्लिट्ज से बात की थी, वो अमेरिका के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं वगैरह वगैरह। तो हम लोग, मैं केरला में काम करता था, तो हम लोग केरला में वी इंट्रोड्यूस्ड दिस अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी। मुझे मालूम नहीं आजकल क्या हो रहा है इसके बारे में, लेकिन उस जमाने में हमने इंट्रोड्यूस किया था। इन द बिगिनिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पॉपुलेशन बढ़ने से सब विलेजेस वो रिक्लासिफाइड हो जाते हैं अर्बन, उनके यहाँ जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी था उसी को फाइनेंस किया गया ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से। तो बाद में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन स्टिग्लिट्ज ने कहा कि एक बड़ी अच्छी बात, देखिए स्कूल के लड़के, अमेरिका के स्कूल के लड़के, ही आस्क्ड मी, तुम हाउ डू यू वांट, क्या क्या करेंगे? गांव में जो रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम होता है वो कुछ काम करते हैं उसके लिए, तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट अगर इफ इट फॉर एजुकेटेड पीपल वो क्या करेंगे? तो ऐसे एक चीज मैं सोच सकता हूं, वो ये है कि वो बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। ऐसा है, स्टिग्लिट्ज ने कहा हाँ ये सही है, क्योंकि अमेरिका में देखा गया है कि समर वेकेशन के बाद जो एक बहुत लंबी छुट्टी होती है, ब्लैक चिल्ड्रन जिनके जो हु डोंट हैव प्राइवेट ट्यूटर्स एंड सो ऑन, वो भूल जाते हैं। व्हेन दे कम बैक टू स्कूल, वो जब जो कुछ पढ़ाया गया था वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो 3 महीने का जो ब्रेक होता है उसमें उनको तो कोई प्राइवेट ट्यूशन वगैरह नहीं है। जो रिच चिल्ड्रन है, वाइट चिल्ड्रन है, जो बड़े बड़े लोगों के चिल्ड्रन हैं, उनका प्राइवेट ट्यूशन चलता रहता है, सो दे कंटिन्यू गेटिंग दैट। लेकिन ये जो ब्लैक चिल्ड्रन दे एक्चुअली फॉरगेट। तो he said that's a very good idea. So the kind of help which children from disadvantaged backgrounds, first generation learners, the kind of help that they can get can be provided by educated people helping them. And this can be a form of employment. So बहुत सारी चीजें हो सकती है, but I'm just suggesting one that urban employment guarantee scheme आप लागू कीजिए, वो this is within the competence of a state government. दूसरी बात जो मैंने कहा कि that you can actually whatever जो भी खर्चा हो रहा है, just make sure कि उसमें से schools में schools are functioning, that you don't have schools with no teachers and so on, जो कि बहुत कॉमन है। Similarly colleges, मैं एक बार I was on a UGC committee where my friend Thorat had put me, और Thorat
a university team came from Odisha. तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स में MA, MPhil, PhD तीनों प्रोग्राम्स दे वर रनिंग. मैं said आपके यहाँ कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं? उन्होंने कहा 3 फैकल्टी मेंबर्स हैं. हमने कहा भाई 3 फैकल्टी मेंबर्स कैसे MA, MPhil, PhD तीनों कैसे पढ़ाएंगे? They said we actually ask the students to read on their own. In other words, कोई पढ़ाना ही नहीं होता है. So let us make sure that universities are properly staffed, that schools are properly staffed. कम से कम in Bihar, because so much is spent on education, we can make sure that that is done. और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जैसे प्रवीण ने कहा, इसके लिए संघर्ष चाहिए, और संघर्ष सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है आज. Thank you. Thanks a lot, sir, for such an enlightening speech and sharing that such a